एक समय की बात है। बदलापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में रब्बूलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रब्बूलाल के 15 साल का गिल्लू नाम का एक बेटा था और पत्नी राधा। वे तीनों लोग खुशी खुशी रहते थे। रब्बूलाल के पास 6 बीघा खेत था, जिसमें खेती करके रब्बूलाल अपना परिवार सहित खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, रब्बूलाल की धर्मपत्नी राधा की तबीयत खराब हो गई। तो रब्बूलाल राधिका को अस्पताल ले जाता है। फिर राधिका का अच्छे से चेकअप होता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी राधिका ठीक हो जाएगी ना? देखो, मर्द तो फिलहाल गंभीर है, लेकिन तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को हम बचा सकते हैं। वो ठीक हो जाएंगी, बस सर्जरी की ज़रूरत करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, सर्जरी करो ना, मेरी पत्नी को ठीक करके दो बस। पैसों की आप चिंता मत करो। देखो भाई साहब, इलाज तो मैं करूँगा, लेकिन खर्च ज़्यादा आएगा। मुझे तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम इतने पैसे दे पाओगे। डॉक्टर साहब, आप देर मत करो, आप जल्दी से इलाज शुरू करो। और कितने रुपए की ज़रूरत है, मैं कैसे भी करके आपको मैं पैसे दे दूंगा। मेरे पास खेत है, तो खेत को रख कर या बेच कर मैं आपको दे दूंगा। बस आप मेरी पत्नी का इलाज करो, वह ठीक हो जाए बस। देखो, खर्च तो 3.5 लाख रुपए का है। बताओ, सर्जरी करूं? वैसे तुम्हारी बीबी 99% ठीक हो जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब, पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे अपनी बीबी को बचाना है। तो आप इलाज शुरू करो, मैं घर जाकर के पैसों का जुगाड़ लगाता हूँ। लेकिन भगवान के लिए आप पैसों की चिंता मत करो, मैं आपको सारे पैसे दे दूँगा। लेकिन आप जल्दी से मेरी बीवी का इलाज शुरू करो। ठीक है, मुझे तुम्हारी दशा देखकर मुझे बहुत भी दुख हो रहा है। ठीक है, मैं इलाज शुरू करता हूँ, तुम जल्दी से जाओ और पैसों का इंतज़ाम करो, ठीक है? और हाँ, लेकिन तुम्हारी गरीबी देखकर मैं 30,000 रुपये की छूट देता हूँ। चलो 3,20,000 रुपये दे देना, ठीक है? जल्दी जाओ और मैं सर्जरी स्टार्ट करता हूँ। फिर कुछ घंटों बाद राधिका की सर्जरी कंप्लीट होती है और उधर रब्बूलाल पैसों का जुगाड़ लगाकर डॉक्टर को पैसे दे देता है। वाह, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। जितने बोला था उतने रुपये बिना हिचक के ही इतनी गरीबी में से ले आए। वास्तव में तुम अपनी पत्नी के प्रति असली प्रेम करने के प्रतीक हो। वो तो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन राधिका कैसी है बताओ, कहाँ है वो? तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक है। 4-5 दिनों में घर ले जाना। चलो कमरे में है, दिखाता हूँ। फिर रब्बूलाल राधिका को कमरे में सकुशल देखकर बहुत खुश होता है। राधिका, अब तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन जी, एक बात बताइए, इस ऑपरेशन में तो काफ़ी खर्च आया होगा, तो पैसे कैसे दिए होंगे या फिर कैसे दे पाओगे? अरे राधिका, तुम चिंता मत करो, मैंने पैसे दे दिए हैं। 4 बीघा खेत अदाई रख के और 1,20,000 रुपये सूदी लेकर। क्या कह रहे हो? आपने खेत रख दिया? कितने रुपये का खर्च आया और कितने सालों के लिए रख दिया और किससे? अरे राधिका, तुम भी ना कितने सवाल करती हो। देखो राधिका, तुम्हारे ऑपरेशन के लिए 3,20,000 रुपये की मांग हुई थी, इसलिए मैंने 15 साल के लिए 4 बीघा खेत 2 लाख रुपये पर रख दिया है और 1,20,000 रुपये सूदी दिया है। धनीराम के पास ही मैंने खेत रखा है। अब क्या करें राधिका, और तो कोई रास्ता भी नहीं था। कहाँ से पैसे का इतना जुगाड़ लगाते? देखो राधिका, तुम्हारी जान बच गई, पैसे तो जैसे तैसे निपट ही जाएंगे, खेत भी कभी ना कभी छूट ही जाएगा। वो तो ठीक है जी, लेकिन ये आपने क्यों किया? मेरी जान जाती जाने देते। वैसे तो सिर्फ मेरी ही जान जाती, लेकिन अब
अब खेत न छूट पाने के कारण, सूदी पैसे ना अदा कर पाने के कारण अब हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे ऐसा मत सोचो राधिका, मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस जल्दी से ठीक होकर घर चलो बस। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर कुछ दिनों बाद राधिका अस्पताल से बाहर हो जाती है। फिर रब्बूलाल राधिका से कहता है, राधिका, अब हमारा 4 बीघा का खेत तो 15 सालों के लिए चला ही गया है, लेकिन बचा 2 बीघा खेत, तो मुझे 2 बीघा खेत में ही कड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि मैं धीरे धीरे सूदी रुपया अदा कर दूं और थोड़ी बहुत मजदूरी करके मैं सब संभाल ले जाऊंगा। ठीक ही है जी, अंत भला तो सब भला। लेकिन जी एक बात है, धनीराम को खल्ले का खेत क्यों नहीं दिया? अब खल्ले के खेत में तो हम खेती कैसे कर पाएंगे? वहाँ तो बाढ़ फसल बर्बाद कर जाती है। अरे राधिका, कैसी बात करती हो? अब क्या बताएं, पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत थी कि इन सब का ध्यान ही नहीं रहा। और फिर बाद में मैंने कहा भी, लेकिन उसने तो माना ही नहीं। चलो, बरसात के मौसम में 4 महीने फसल अच्छी नहीं होगी, लेकिन 8 महीने की तो फसल अच्छी होगी ना, उनमें खेती करेंगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। 4 साल धनीराम से सूदी रुपये लिए पूरे हो जाते हैं। फिर धनीराम रब्बूलाल के घर जाता है। अरे क्या बात है रब्बूलाल, जो सूदी रुपये लिए थे 1,20,000, वे ब्याज सहित लौटाओ। क्या पैसे भूल गए हो क्या? ध्यान नहीं है क्या? नहीं, मैं अपने ऊपर हुए कर्ज को भला कैसे भूल सकता हूँ? अरे भूल नहीं सकते तो किसी दिन पैसे देने के लिए आए नहीं और ना ही याद दिलाया, क्यों? सेठ जी, अभी हमारे पास पूरे पैसे नहीं थे। अभी तो सिर्फ 10,000 रुपये का ही इंतज़ाम हो सकता था, और अभी 10-12 हज़ार रुपये ही हैं। सिर्फ मैं इतने ही रुपये दे सकता हूँ। वैसे सूद ब्याज सहित कितने रुपये हो गए होंगे सेठ जी? और सेठ जी, आप भी काफ़ी समय से मांगने नहीं आए। अरे मेरे तो पैसे पड़े ही हैं, जब मन करेगा तब ले जाऊंगा पैसे। देखो, वैसे तो कर्ज लिए 4 साल हो गए हैं, लेकिन 2 साल पहले सिर्फ ब्याज दे पाए थे, लेकिन तब से तो 1 रुपया दिया भी नहीं, इसलिए ब्याज सही 3,40,000 रुपये बन चुके हैं तुम्हारे। अब जल्दी से पैसे दो, और इंतज़ार नहीं हो सकता। सेठ जी, ये तो बहुत पैसे हो गए हैं, इतने का तो मेरे पास बिल्कुल भी इंतज़ाम नहीं है सेठ जी। सेठ जी, जब से वो 4 बीघा खेत आपके पास रखा है, तब से आर्थिक समस्या बहुत बढ़ गई है। गिल्लू की पढ़ाई में फीस भी भर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कृपया करके सेठ जी, अब ब्याज लगाना बंद कर दीजिए और 6 महीने इंतज़ार कीजिए। मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा कैसे भी करके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ब्याज लगाना कम नहीं करूंगा, और मैं 5 महीने क्या 1 साल भी रुक सकता हूं। ठीक है, बताओ, मैं 1 महीना और बढ़ा देता हूं। मैं 6 महीने बाद सारे पैसे ले लूँगा, ठीक है? 6 महीने बाद सारे पैसे लौटा देना, नहीं तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ जाएगा, समझे? ठीक है सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं आपके सारे पैसे 6 महीने तक लौटा दूंगा। ठीक है, चल रहा हूँ, ध्यान जरूर रखना, समझे? फिर धनीराम चेतावनी देकर वहाँ से चला जाता है। फिर रब्बूलाल की पत्नी कहती है, जी लगता है अब हमारे बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। अब तो हमें सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम भला कैसे ये कर्ज निपटा सकते हैं? जो अच्छा खेत था वो तो कई सालों के लिए रख दिया है। बचा 2 बीघा खेत, उससे तो हम बिल्कुल भी कर्ज नहीं अदा कर पाएंगे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर इस कर्ज रूपी आफत से बचना है तो। कौन रास्ता है, बताओ तो पहले, क्या रास्ता है? जी रास्ता यही है कि ये 2 बीघा का खेत है, इसको बेच दो, तभी कर्ज निपटा पाओगे।
अरे ये तुम क्या बता रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? तुमको नहीं पता, अगर खेत बेच दिया तो हम सब कैसे रह पाएंगे? कैसे हमारा खर्च चल पाएगा? नहीं, और फिर गिल्लू का भविष्य भी हम खराब नहीं कर सकते। हमारी आर्थिक समस्या और भी खराब हो जाएगी अगर हमने ऐसा किया तो। अरे तू मेरा थोड़ी ना मन कहता है कि खेत बेच दिया जाए। अब इतनी गरीबी हालत आ गई है कि घर का खर्च चलाना भी इतना कठिन हो गया है कि ये कर्ज तो निपटाना तो सिर्फ सपना ही रह गया। वैसे तो तुम सही कहती हो, लेकिन अब सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो, सारी समस्या दूर हो जाएगी। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। फिर अगले दिन रघुलाल खेत जाता है तो कर्ज कैसे निपटाए इसी के बारे में सोचकर चिंतित बैठा होता है। तो वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। अरे क्या बात है रघु भाई, इस तरह से शांत क्यों बैठे हो और फावड़ा लेकर आए हो लेकिन काम नहीं कर रहे हो? धूप भी देखो बढ़ती जा रही है, क्या बात है, इतने चिंतित क्यों बैठे हो? फिर रघुलाल पूरी बात बताता है। ओ रब्बो भाई, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन एक बात तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैं समझ रहा हूँ। क्या बता रहे हो? कौन सी बात जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ? देखो बात यह है कि धनीराम तुम्हारे 2 बीघा खेत पर लगा है, इसीलिए इतनी आसानी से खेत का समय बढ़ा रहा है, ताकि जब 5-6 लाख रुपये हो जाएं तो तुम्हारे 3-4 बीघा तक का खेत वो आसानी से हड़प सके। फिर तो मजबूरन में ही तुम्हें खेत देना ही पड़ जाएगा। इसीलिए धनीराम समय बढ़वाने में मदद कर रहे हैं, ताकि तुम्हें भी कोई शक ना हो और उनका भी काम बनता रहे। अच्छा ये बताओ, क्या वे इसीलिए तो पैसे भी ज़्यादा वसूलने की कोशिश नहीं करते होंगे? महीनों बाद ही सिर्फ कहते होंगे बस कि पैसे दे दो, और ज़्यादा ऊपर प्रेशर नहीं डालते होंगे। हाँ भाई, ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। धनीराम ने इस बार 2 साल बाद ही पैसे देने के लिए बोला है, और अब देखना 1 साल से पहले नहीं बोलेगा कि रब्बू पैसे दे दो। लेकिन ये सब धनीराम के बारे में इतना सब कुछ तुमको कैसे पता? बता सकते हो क्या? अरे भाई, क्योंकि धनीराम ने पड़ोस वाले राजगढ़ गांव में एक किसान के साथ ऐसा ही किया था। सूदी पैसा लिया था और 1 साल बाद पैसों के लिए सिर्फ 3-4 बार ऊपर ऊपर ही मांगा। फिर जब ब्याज सहित रुपये 4 लाख के ऊपर हो गया, इकट्ठा मांगा, और इकट्ठा रुपये इतने ना दे पाने के कारण उसका 3 बीघा का खेत ही अपने नाम करवा लिया था। और ऐसा ही वो आपके साथ भी कर रहा है, और भी कई सारे लोगों के साथ उसने ऐसा ही किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे पास जो 2 बीघा का खेत है, इसको बेचकर सारा कर्ज दे दो। जो रुपये बचे 50-60 हज़ार, उससे कोई धंधा कर लेना। कम से कम वो 4 बीघा खेत तो तुम्हारा बचा रहेगा ना। तुम कहते तो सही हो, ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर रब्बूलाल अपनी बीवी को पूरी बात बताता है। जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, खेत बेचने के अलावा और कोई तरीके से पैसे अदा हो ही नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे धनीराम से नहीं बताना है कि मैं खेत बेचकर पैसे लौटा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कहूँगा तो वो शायद हमें बेचने ही नहीं देगा। फिर रब्बूलाल गुलशन सेठ के पास जाता है खेत बेचने के लिए। देखो रब्बूलाल, तुम्हारा वो खल्ले का खेत है ना जो तुम बेचना चाहते हो, देखो वहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आ जाती है, इसलिए दाम में सिर्फ 2,80,000 लगा देता हूँ, इससे आगे नहीं। और पूछो क्यों? देखो, इसलिए क्योंकि वो खल्ले का खेत है, वहाँ पर भयंकर बाढ़ आ जाती है। 3-4 महीने तो खेत में पानी सूखता ही नहीं है।
फसलें तो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती हैं, सारी लागत फसल सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा महंगा वहाँ का खेत नहीं ले सकता। बताओ मंजूर या नहीं? नहीं सेठ जी, 2.5 लाख का खेत में नहीं सेठ जी, मैं 2,80,000 रुपये का खेत नहीं दे सकता। उस खेत की कीमत 4 लाख के करीब है। और ऐसे ही खल्ले के खेत बेचे भी जाते हैं। वैसे भी बाढ़ हर साल थोड़ी ना आती है, कभी कभी तो आती ही नहीं है। देखो, मैं 3.5 लाख रुपये से कम का बिल्कुल नहीं बेच सकता। अरे तो इतना महंगा मैं खरीद भी नहीं सकता। तुम जा सकते हो, किसी और से बेच लो जो 3.5 लाख रुपया लगा ले, ठीक है? वैसे भी ये तुम्हारा कबाड़ खेत कौन लेगा, जाओ। फिर रब्बूलाल वहाँ से चला जाता है। अरे धनीराम भैया, आप यहाँ आराम से बैठे सोच रहे हैं, वहाँ प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग? अरे कैसी प्लानिंग रघुपत? ऐसे क्यों एक्साइटमेंट हो रहे हो? बताओ तो पहले कुछ। अरे भैया क्या बताऊँ, रब्बूलाल ने आपके पास रखा था और सूदी पैसे दिए थे। वही रुपये वापस करने के लिए रब्बूलाल खेत बेचने के लिए दौड़ रहा है। क्या बता रहा है तू? रब्बूलाल खेत बेचना चाहता है और उसने मुझे बताया तक नहीं। उसका खेत तो मैं ही लूँगा। फिर धनीराम रब्बूलाल के घर जाता है। क्यों रब्बूलाल, मैंने सुना है तू खेत बेचना चाहता है। गुलशन सेठ के यहाँ और भी कई लोगों के यहाँ तू खेत बेचने की बात करने गया था, क्या ऐसा ही है? हाँ सेठ जी, मैं खेत बेचकर आपके सारे पैसे अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, कितने रुपए की बात हो गई है? क्या किसी से खेत बेचने की बात की है क्या? क्या किसी से खेत बेचा है क्या? 3.5 लाख रुपए की बात हुई है सेठ जी। अच्छा, चल एक काम कर, पैसे मुझे देने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। खेत तुम मुझे ही दे दो, तुम्हारे सारे पैसे अदा हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन सेठ जी, आपका कर्ज तो 3,40,000 रुपये है, लेकिन आप तो इतने में ही खरीदना चाहते हो। लेकिन बबलू ने तो 50,000 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, मतलब मैं आपको 3,20,000 रुपये अदा भी कर दूंगा, फिर भी मेरे 50,000 रुपये बच जाएंगे। तो आप अगर मुझे 50,000 रुपये दे दो तो ले लो खेत। नहीं नहीं, चलो मैं 10,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है? खेत मेरे नाम करा दो, समझे? अगर मुझे खेत नहीं बेचा तो समझ ले 1 साल तक मैं तुझसे एक भी पैसा नहीं लूँगा। और फिर सोच, 1 साल बाद कितना ब्याज हो जाएगा तेरे ऊपर। फिर तो तुझे उस खेत का भी हिस्सा बेचना पड़ जाएगा, समझे? इसलिए बता, दे दे मुझे, मंजूर है? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो, मैं आपको ही खेत बेच दूंगा, लेकिन 10,000 रुपये ज़रूर दे देना। ठीक है, 10,000 रुपये मैं तुझे दे दूंगा, चल मेरे नाम खेत करा। फिर रब्बूलाल धनीराम को खेत बेचकर सारे पैसे अदा कर देता है और धनीराम 10,000 रुपये दे देते हैं। रब्बूलाल का 2 बीघे का खेत चला जाता है, लेकिन सिर से कर्ज का बोझ उतर जाने के कारण रब्बूलाल कुछ राहत महसूस करने लगता है और फिर दूसरे के खेतों में मजदूरी करने लगता है और सही से गुजारा करने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।